Today, this is our class of literary criticism, and our topic is Wordsworth theory of poetry and poetic diction. वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ पोइट्री एंड पोइटिक डिक्शन में आज हम वो सब कुछ पढ़ने वाले हैं जो कि वर्ड्सवर्थ ने बोला है पोइट्री के बारे में, पोइट के बारे में, पोइट्री की लैंग्वेज के बारे में, पोइट्री की डिक्शन के बारे में, पोइटिक प्रोसेस के बारे में, मीटर पोइट्री और प्रोस के बारे में और यूज़ ऑफ मीटर के बारे में। ये सारी चीज़ें आज हम पढ़ेंगे इसमें। फर्स्ट पॉइंट है हमारा हम्बल एंड रस्टिक लाइफ, या मतलब जो थीम है उनकी पोइट्री का वो हम्बल एंड रस्टिक लाइफ इन्होंने चूज़ किया। ठीक है, फिर इन्होंने अपनी इस बात को डिफेंड भी किया कि लिरिकल बैलेड्स में इन्होंने क्यों किया ऐसे। वो कहते हैं कि पोइट एक्सप्लेन हिज चीफ एम इन द कंपोजिशन ऑफ हिज पोइम्स। उनकी जो पोइम्स की कंपोजिशन थी वो प्योरली रस्टिक लाइफ पे बेस करती थी। ठीक है, हिज एम हैज़ बीन टू चूज इंसिडेंट्स एंड सिचुएशंस फ्रॉम कॉमन लाइफ एंड टू रिलेट टू देम इन अ सिलेक्शन ऑफ लैंग्वेज रियली यूज्ड बाय मैन। उन्होंने अपनी पोएम की कंपोजिशन इस तरह की कि उसमें जो कॉमन लाइफ थी उसकी सिचुएशंस को उठाया गया और वो कॉमन लाइफ उन्होंने एक कॉमन लैंग्वेज में, यानी वो लैंग्वेज जो कि रस्टिक लोग जो यूज़ करते हैं एक्चुअल में, उसमें बयान किया। एंड एट द सेम टाइम टू थ्रो ओवर देम अ कलरिंग ऑफ इमेजिनेशन, और उसमें इन्होंने इमेजिनेशन को मिक्स किया। जो वो चीज़ें जो कि मतलब जो नॉर्मल थी उनको एक कॉम्बिनेशन के साथ पेश किया। जो यूजुअल था वो अनयूजुअल हो गया, यानी जो नॉर्मल था वो कुछ अट्रैक्टिव बन गया। कैसे, मतलब इन्होंने, अब देखें इसका मतलब ये कि उन्होंने जो अपनी पोइट्री की कंपोजिशन को डिफेंड किया कि मैंने उसमें रस्टिक लाइफ और उनकी लाइफ की सिचुएशंस को किया प्रेजेंट। किस लैंग्वेज में? उन्हीं की लैंग्वेज में। क्यों? क्योंकि वही लैंग्वेज जो है वो जो कॉमन पीपल यूज़ करते हैं वो बहुत सिंपल हैं, बिल्कुल उनकी इमोशंस और फीलिंग्स की तरह। जिस तरह उनकी इमोशंस और फीलिंग्स सिंपल हैं उस तरह उनकी लैंग्वेज भी सिंपल है। ठीक है, और उसमें इमेजिनेशन को मिक्स किया। ठीक है, और इस तरह एक कॉमन सी चीज़ जो कि कभी भी, मतलब ये कि ये एक रिवोल्ट था वर्ड्सवर्थ का कि नियो क्लासिक्स ने हमेशा अब इलीट क्लास के बारे में बोला है। आज मैं ऐसे ग्रुप के बारे में, ऐसी क्लास के बारे में बोलूँगा जिनको कभी भी पोइट्री का सब्जेक्ट नहीं बनाया गया। वर्ड्सवर्थ ने क्या किया कि उसने डेमोक्रेसी लाई, उसने डेमोक्रेटिसाइज किया पोइट्री को। इक्वलिटी लानी चाहिए सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री में, कि जिस तरह इलीट लोग बनते हैं सब्जेक्ट ऑफ पोइट्री उस तरह कॉमन्स को भी पोइट्री का सब्जेक्ट बनना चाहिए। ना सिर्फ कॉमन्स बल्कि उनकी लैंग्वेज को भी। He has chosen the various aspects of humble and rustic life for a number of reasons. मतलब उसने फिर रीज़न भी कहा कि मतलब मैंने इन रीज़न्स की वजह से उनकी लैंग्वेज को या फिर उनकी लाइफ को एज अ थीम यूज़ किया अपनी पोइट्री में। जो रस्टिक लैंग्वेज है उसमें फीलिंग्स को बहुत ओपनली जो है एक्सप्रेस किया जाता है, क्योंकि उसमें कोई, उनकी लैंग्वेज में कोई बनावट नहीं होता, कोई बनावटी चीज़ें नहीं होती। इस वजह से वो बहुत इजीली और बहुत फ्रीली अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि रस्टिक लाइफ जो है उनकी फीलिंग्स ज़्यादा सिंपल होती हैं, इस वजह से उनको ज़्यादा आसानी के साथ एक्यूरेटली एक्सप्रेस किया जा सकता है। तीसरी उन्होंने ये बात की कि द मैनर्स ऑफ द रस्टिक्स आर नॉट सोफिस्टिकेटेड, मतलब जो रस्टिक्स की जो मैनर्स या इनके जो इमोशंस हैं वो कॉम्प्लेक्स नहीं होते। दैट और दे आर सिंपल एंड दे आर सो सिंपल एंड कंडक्टिव टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन नेचर। और ये कि जो रस्टिक लाइफ है क्योंकि वो सिंपल है, उनकी फीलिंग सब कुछ, तो ह्यूमन नेचर जो है ना उनके लिए उनको परसीव करना आसान होगा। इस वजह से मैंने थीम्स में रस्टिक लाइफ और उनकी सिचुएशन को चूज़ किया। और आखिर में ये रीज़न कि जो रस्टिक लोग हैं वो नेचर के ज़्यादा करीब होते हैं ना, दैट इज़ वाई। तो पोइटिक जो थ्योरी ऑफ पोइट्री एंड पोइटिक डिक्शन है उसमें सबसे पहले जो थी हमारी ये चीज़ थी कि थीम ऑफ हम्बलनेस और रस्टिक लाइफ। ठीक है, सेकंड जो चीज़ है वो है पोइट्री की लैंग्वेज के बारे में। वर्ड्सवर्थ थ्योरी ऑफ
पोइट्री एंड पोइट्रिक डिक्शन में सबसे पहले वर्ड्सवर्थ साहब कहते हैं कि पोइट्री की थीम्स को क्या होना चाहिए। वो तो मैंने आपको बताया कि वर्ड्सवर्थ साहब कहते हैं कि पोइट्री की थीम को होना चाहिए रस्टिक लाइफ। ठीक है, रस्टिक लाइफ, उनकी सिचुएशंस, क्यों, वो आपको मैंने समझाया। फिर आते हैं कि मतलब जब भी कोई पोइट अपनी पोइट्री मतलब पोइट्री लिखता है तो उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है ना, जिस सब्जेक्ट के बारे में वो लिखता है। तो सब्जेक्ट तो मैंने आपको बता दिया कि वर्ड्सवर्थ ने कहा कि सब्जेक्ट होना चाहिए रस्टिक लाइफ पे। ठीक है, लेकिन जब पोइट्री में हम जो कुछ कहते हैं किसी चीज़ के बारे में तो उसकी कोई लैंग्वेज भी तो होती है। तो उस लैंग्वेज के बारे में वर्ड्सवर्थ का क्या ख्याल था। वर्ड्सवर्थ साहब कहते हैं कि अपनी पोइट्री के बारे में जो आप मतलब जो आप किसी चीज़ के बारे में लिखते हैं पोइट्री, तो उसके लिए जो आपको लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए वो रस्टिक लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। सो वर्ड्सवर्थ ने पिक किया यहाँ भी रस्टिक लोगों की लाइफ के साथ साथ उनकी लैंग्वेज को भी चूज़ करना पसंद किया। कि तो हम ये कह सकते हैं कि जो वर्ड्सवर्थ साहब थे वो न सिर्फ कॉमन्स की या रूरल लोगों की लाइफ से इफ़ेक्टेड थे, मतलब सिर्फ उनकी लाइफ को पसंद नहीं करते थे, उसके साथ साथ उसकी लैंग्वेज जो है उनकी उसको भी बहुत पसंद करते थे। और इसके लिए रीज़न ये कि वो लोग जो हैं लाइक देयर लैंग्वेज इज़ बेस्ट बिकॉज इट इज़ प्योर फ्रॉम मटीरियलिज्म, इट इज़ प्योर फ्रॉम क्लास डिफरेंस। Their language is equally applicable on everyone because in rural life people usually lead like rural जो वो होता है वहाँ पे लोग बहुत simple life गुजारते हैं ना, and there is no concept of upper and lower class there. ठीक है, so they do not need to show off in front of their society. That is why they elaborate their emotions in a simple language. ठीक है, इस वजह से वर्ड्सवर्थ ना सिर्फ उनकी लाइफ को अपनी वो कहते हैं कि मतलब जो पोइट्री की अगर थीम होनी चाहिए तो वो रस्टिक लोगों पे होनी चाहिए, बल्कि पोइट्री का जो सब्जेक्ट होता है जो आके आप डिस्कस करते हैं उसकी लैंग्वेज भी रस्टिक लैंग्वेज होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत सिंपल होती है एक्सप्रेस करने के लिए और समझने में। तो फिर कहते हैं कि वर्ड्सवर्थ साहब ने जब उनकी लैंग्वेज को यूज़ करना चाहा, तो जैसे हम जानते हैं कि रस्टिक लोगों की लैंग्वेज थोड़ी सी रफ़ होती है ना, तो वर्ड्सवर्थ साहब ने उसको उस रफनेस से वो जो एलिमेंट ऑफ डिस्गस्ट था वो उससे हटा के एक प्योरीफाइड फॉर्म में, क्योंकि वर्ड्सवर्थ तो अब ख़ुद तो पोइट थे ना, ठीक है, तो वो तो उनकी लैंग्वेज को प्योरीफाई कर सकते थे और वो उन्होंने किया और अपनी पोइट्री में यूज़ किया। एंड ही हैज़ यूज द लैंग्वेज ऑफ रस्टिक्स बिकॉज सच मैन आर्ली कम्युनिकेट विद द बेस्ट ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर फ्रॉम विच द बेस्ट पार्ट ऑफ लैंग्वेज इज़ डिराइव्ड। और उसके साथ ना सिर्फ सिंपल होने के अलावा वर्ड्सवर्थ साहब ने ये भी कहा कि जो वो है ना कॉमन्स हैं, रस्टिक लोग, रूरल एरिया के रहने वाले लोग, वो नेचर से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं। ठीक है, और वो मतलब आपको मैंने शायद पिछले लिरिकल बैलेट्स का जो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने आई टोल्ड यू दैट उनके जो ऑक्यूपेशंस होते हैं लाइक पैशन जो उनके होते हैं उसका ज़्यादातर ताल्लुक जो है रूरल लोगों का वो नेचर के साथ होता है, यानी गार्डनिंग या एग्रीकल्चर और पोल्ट्री और ये सब ना। And because from their low rank in society and also because they are less under the influence of social vanity, they convey their feelings and emotions in a simple and unelaborated language. जो रस्टिक्स होते हैं वो अपर और लोअर क्लास की बीमारी से आज़ाद होते हैं, मतलब वहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं होती, सब बराबर होते हैं, एवरीवन इज़ इक्वल। ठीक है, वहाँ पे सब एक ही रैंक के होते हैं। इस वजह से वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि ऐसी लैंग्वेज जो कि इन तकल्लुफ़ात से बिल्कुल आज़ाद हो वो ज़्यादा फ़िलोसॉफ़िकल होती है और वो ज़्यादा पोइट्री के लिए फ़िट होती है। तो और फिर कहा कि एज़ कम्पेयर टू दैट लैंग्वेज जो कि न्यू क्लासिक्स यूज़ करते हैं और उसमें अपने क्लास को शो करने के लिए एक गाढ़ी किस्म की वोकैबुलरी यूज़ करते हैं, तो उसके मुकाबले में इन लोगों की जो लैंग्वेज है वो पोइट्री के लिए ज़्यादा सूटेबल है। तो ये जनाब हो गया आपका दूसरा पॉइंट। पहले वर्ड्सवर्थ साहब ने थीम के बारे में कहा कि पोइट्री की थीम को क्या होना चाहिए, और फिर कहा
कि उस थीम को रिप्रेजेंट करने के लिए पोइट की लैंग्वेज कौन सी होनी चाहिए, और दोनों के साथ उसने उसकी रीज़न भी एक्सप्लेन करके दी। ठीक है, फिर जनाब वर्ड्सवर्थ साहब ने पोइट्री के डिक्शन के बारे में भी बात की कि पोइट्री के डिक्शन को कैसा होना चाहिए। लेकिन वर्ड्सवर्थ के पोइट्री के डिक्शन की तरफ जो ओपिनियन थे वो जानने से पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि डिक्शन एक्चुअली क्या होता है, या पोइटिक डिक्शन एक्चुअली क्या होता है। उसको ऐसे डिफाइन करते हैं कि द पार्टिकुलर स्टाइल यूज्ड बाय अ पोइट और his most frequently used poetic devices, particular selection of vocabulary, specific tone, specific settings and imagery is called a poetic diction of a poet। ठीक है, poetic diction क्या होता है? किसी राइटर का वो पार्टिकुलर स्पेसिफिक सा स्टाइल, ठीक है, जिसको मतलब कोई भी पढ़ ले तो देख के समझ जाए कि ये उस बंदे का है। जैसे कि फॉर एग्जांपल वर्ड्सवर्थ जो है ना, उसका एक अपना पोइटिक स्टाइल है, उसको मतलब अगर आप उसके पोएम पढ़ लें तो आपको डायरेक्टली फील हो जाता है कि ये वर्ड्सवर्थ ही हो सकता है। जैसे कि नेचर हो गया, नेचर जहाँ भी मतलब ज़्यादा नोटिस करें तो वर्ड्सवर्थ ने हमेशा ज़्यादा नेचर की बात की है। चलिए वो एक अलग बात है। डिक्शन के बारे में बात करते हैं कि हर एक राइटर का एक पार्टिकुलर स्टाइल होता है। वो कुछ डिवाइसेस, स्पेसिफिक डिवाइसेस बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, कुछ ख़ास किस्म की वोकेबलरी यूज़ करता है। मतलब कुछ पोइट्स सिंपल वोकेबलरी यूज़ करते हैं, कुछ कॉम्प्लेक्स वोकेबलरी यूज़ करते हैं। तो एक ख़ास किस्म की टोन यूज़ करता है, एक ख़ास किस्म की सेटिंग यूज़ करता है, एक ख़ास किस्म की इमेजरी यूज़ करता है। तो ये टोन, इमेजरी, ये वोकेबलरी, ये पोएटिक डिवाइसेस और ये पार्टिकुलर स्टाइल सब आपस में मिल के पोएटिक डिक्शन बनाते हैं किसी पोएट का। इस वजह से इसको ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कि द लिंग्विस्टिक स्टाइल और नेचर ऑफ अ पोएट। तो डिक्शन क्या हुआ आपके पास? वोकेबलरी, किसी शायर की वोकेबलरी, या सिंपल या कॉम्प्लेक्स, वो उसकी चॉइस है। किसी शायर की वोकेबलरी, उसके पोएटिक डिवाइसेस ज़्यादा यूज़ करता है, कम यूज़ करता है, कौन से वाले ज़्यादा यूज़ करता है, कौन से वाले कम यूज़ करता है ना, ये। और उसका टोन कि ग्लूमी रहता है, होपफुल रहता है, सैड रहता है, हैप्पी रहता है। उसकी ख़ास किस्म की सेटिंग और उसकी ख़ास किस्म की इमेजरी, ये सब कंबाइन होके पोएटिक डिक्शन बनाते हैं। ये तो हो गया पोएटिक डिक्शन। अब वर्ड्सवर्थ ने क्या कहा है कि पोइट्री की जो डिक्शन है उसको कैसा होना चाहिए। वर्ड्सवर्थ साहब कहते हैं कि द थीम ऑफ हिज पोइम्स इज़ डिफरेंट एंड इक्वली डिफरेंट इज़ हिज लैंग्वेज। कहते हैं कि जिस तरह वर्ड्सवर्थ की थीम अपने एज के पोइट्स से डिफरेंट थी, ऐसे ही उसकी लैंग्वेज का भी केस है। उसी तरह उसकी लैंग्वेज भी सबसे बहुत डिफरेंट थी। क्यों? He has avoided the various hackneyed devices of poetic dictions used by contemporary poets। कंटेम्प्रेरी मतलब उसके दौर के जो पोइट्स थे वो बहुत बड़े कम्प्लेक्स पोएटिक डिवाइसेस, मतलब ये क्या सिमिलीज और ये सारी चीज़ें ना वो यूज़ करते थे। लेकिन जो वर्ड्सवर्थ थे वो इसके ख़िलाफ़ थे। ठीक है, ना सिर्फ उसकी लैंग्वेज सिंपल थी बल्कि ये ओवर यूज़ ऑफ पोएटिक डिवाइसेस जो थे उसके भी ख़िलाफ़ थे। ठीक है, ही हैज़ सेलेक्टेड नेचुरल थीम्स एंड ही हैज़ यूज्ड अ नेचुरल लैंग्वेज। ही हैज़ लुक्ड steadily at his subject and so his rendering of its true to nature. He has also varied his language according to the needs of character and sentiment. His use of language is more sensible and correct। ठीक है, तो पोएटिक डिक्शन में जो कि आपको मैंने बताया कि उसमें इमेजरी, सेटिंग, यूज़ ऑफ पोएटिक डिवाइसेस, यूज़ ऑफ वोकेबलरी, ये सब आती है ना। तो वर्ड्सवर्थ की ये सारी चीज़ें अपने एज के जो राइटर्स थे उससे बहुत चेंज थी। वो ज़्यादा पोएटिक डिवाइसेस यूज़ नहीं करना चाहता था, वो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज यूज़ नहीं करना चाहता था, और मतलब और वो जो
कैरेक्टर्स उसके होते थे वो कॉमन से लोगों को एज अ कैरेक्टर प्रेजेंट करना चाहता था पोइट्री में, वो लोग जिनके बारे में मतलब कभी बात नहीं की गई पोइट्री में या लिटरेचर में, और जिनको इनकी क्लास की वजह से इग्नोर किया गया। इसके साथ साथ जो लैंग्वेज यूज़ करते थे इट वाज मोर सेंसिबल एंड मोर करेक्ट। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्ड्सवर्थ जो डिक्शन को चाहते थे कि पोइट्री में हो वो कैसा डिक्शन होता होगा। ठीक है, स्मॉल, वेरी लेस यूज़ ऑफ पोएटिक डिवाइसेस, सिंपल कलेक्शन ऑफ वर्ड्स लाइक हैवी वोकेबलरी ना हो, और उसकी लैंग्वेज जो है वो हमारी डेली यूज़ से ली गई हो और वो आसानी से समझी जाए। तो ये हो गई मतलब आपको क्लियर के पोएटिक डिक्शन वो किस तरह चाहते थे। इसके आगे पोएटिक डिक्शन में फिर उन्होंने पोएटिक डिक्शन के अंदर पोइट्री और प्रोज के स्ट्रक्चर उसके बारे में बात की। तो वर्ड्सवर्थ कह रहे थे कि there neither is nor can there ever be any essential difference between the language of prose and verse. The only difference is that the poets use meter, otherwise prose and poetry are closely akin in their nature, appeal and function. पोइट्री के डिक्शन पे बात करते हुए वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं कि प्रोज और पोइट्री में ज़्यादा फ़र्क नहीं है मेरे नज़दीक। वो सिर्फ ये कि पोइट्री में मीटर होते हैं और प्रोज में स्ट्रेट फॉरवर्ड बात होती है, उसमें कोई मतलब मीटर अप्लाई नहीं होते। लेकिन इसके अलावा पोइट्री और प्रोज का जो नेचर है या वो जो इफ़ेक्ट डालते हैं या जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो सेम है। मतलब वर्ड्सवर्थ ये कहते थे कि जो चाहे अब फॉर एग्जांपल इंग्लिश लैंग्वेज ले लेना, उसमें प्रोज भी होते हैं, उसमें पोइट्री भी होती है। तो वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि दोनों का जो सेंटर है, चाहे प्रोज है या पोइट्री है तो इंग्लिश लैंग्वेज से ही ना, उनका सेंटर तो एक ही है। लेकिन इस वजह से मेरे नज़दीक प्रोज और पोइट्री में सिर्फ कोई भी डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ये कि एक में मीटर है दूसरे में मीटर नहीं है। ठीक है, इस तरह उसने ये कहा कि जो नेचर और फंक्शन हो गया प्रोज और पोइट्री का, मेरे नज़दीक वो दोनों बराबर हैं। फिर इसी तरह पोइट्री के डिक्शन में बात करते हुए वर्ड्सवर्थ ने मीटर के बारे में बात की कि जो मीटर है इज़ नॉट इसेंशियल टू पोइट्री। वो पोइट्री के लिए ज़्यादा मतलब मस्ट नहीं है कि पोइट्री में मीटर नहीं होगा तो फिर वो पोइट्री नहीं है। एक्चुअली जो वर्ड्सवर्थ थे वो प्रोजेकनेस लाना चाहते थे पोइट्री में, मतलब नसरी खसूसियत, नसर जो प्रोज तो आप जानते हैं ना, प्रोज किसको कहते हैं। हर वो बात मतलब जो ऐसे हो गए और ये सारी चीज़ें ये प्रोज है ना। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ ये चाहते थे कि जो पोइट्री है उसमें प्रोजेकनेस आए। ठीक है, तो वर्ड्सवर्थ ने कहा कि जो मीटर है पोइट्री में वो ज़रूरी कोई एसेंशियल नहीं है पोइट्री के लिए, लेकिन ये एक एडिशनल सोर्स है प्लेजर के लिए और ब्यूटी के लिए। तो ये आपके डिज़ायर पे डिपेंड करता है कि आप मतलब डिज़ायरेबल इसने इस वजह से बोला कि आपकी मर्ज़ी है कि आप यूज़ करना चाहते हैं या नहीं। लेकिन पोइट्री के मतलब उसने कहा कि पोइट्री के लिए प्रोज जो है ना, सॉरी पोइट्री के लिए मीटर जो है ना वो ज़रूरी नहीं है। फर्दरमोर वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं पोएटिक डिक्शन के बारे में, जो आपका ये यहाँ पे पॉइंट नंबर 18 है कि पोइट में स्पीक ईदर थ्रू हिज कैरेक्टर्स और इन हिज ओन पर्सन। मतलब अगर पोइट को अपने किसी व्यू या किसी पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में बात करनी है तो वो या अपने किसी कैरेक्टर के ज़रिए, फॉर एग्ज़ाम्पल पोएम में भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं ना, तो मतलब या किसी कैरेक्टर के ज़रिए उन ख़यालात को पोर्ट्रे करे या फर्स्ट पर्सन में खुद ही उन ख़यालात का इजहार करे। दोनों केसेस में जो पोएटिक डिवाइसेस हैं ये हार्मफुल हैं। ठीक है, मतलब जो वर्ड्सवर्थ थे वो पोएटिक डिवाइसेस को ज़्यादा पसंद नहीं करते थे पोएटिक डिक्शन में। ठीक है, when the poet speaks through his characters the language used must be appropriate to character and situation। मतलब कहते हैं कि जो लैंग्वेज वो यूज़ करते हैं ना पोइट्स कैरेक्टर के लिए, अगर उसमें ये पोएटिक डिवाइसेस आ जाए ना तो वो थोड़ा उसके कैरेक्टर्स के साथ फिर
मैच नहीं कर पाती, मतलब कुछ ऐसे, क्योंकि पोएटिक डिवाइसेस जो हैं वो तो डबल मीनिंग भी हो जाती है, एक चीज़ दूसरे को रिप्रेजेंट कर रही होती है, कोई किसी चीज़ के लिए स्टैंड आउट कर रहा होता है, सिंबल हो जाते हैं और ये सब ना। तो वो कहते हैं कि ऐसे जो ओवर यूज़ ऑफ मतलब जो यूज़ ऑफ पोएटिक डिवाइसेस है ना, ये पोइट्री को इफ़ेक्ट करता है और ये हार्मफुल हो जाता है, इस वजह से वो नहीं करना चाहते थे। तो सिंपल सादा मतलब क्या था वर्ड्सवर्थ का डिक्शन के बारे में, वो ये था कि अ सिंपलर डिक्शन शुड बी यूज्ड फॉर द लेस एलिवेटेड इमोशन, दिस वुड impart variety to the style and heighten by contrast the charm of the nobler diction used for the more elevated emotion। सिंपल मतलब ये कि ये इन सारी बातों का निचोड़ ही है कि वर्ड्सवर्थ ये चाहते थे कि पोइट्री के बारे में जो डिक्शन है वो सिंपल होनी चाहिए। तो जो वर्ड्सवर्थ साहब थे उन्होंने अपनी थ्योरी ऑफ पोइट्री एंड पोइटिक डिक्शन में ना सिर्फ डिक्शन की बात की, पोइट्री की थीम्स की बात की, पोइट्री के लैंग्वेज की बात की, बल्कि इन्होंने पोइट्री को भी डिफ़ाइन किया और पोइट को भी डिफ़ाइन किया। पोइट्री को कैसे डिफ़ाइन किया लिरिकल बैलेड्स में, यानी प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेड्स में वर्ड्सवर्थ ने कहा कि दे spontaneous overflow of powerful feelings, it takes its origin from emotion recollected in tranquility। ठीक है, ये चौथा पॉइंट है इस थ्योरी का। तो उसने कहा कि जो पोइट्री होती है ये स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स होती है, जो कि जिसका ताल्लुक़ होता है उन इमोशंस का जो हम कलेक्ट करते हैं ट्रैंक्विलिटी में। ट्रैंक्विलिटी का मतलब स्टेट ऑफ पीस और स्टेट ऑफ बीइंग क्वाइट। ठीक है, इस डेफिनेशन के पहले हिस्से को देखें, द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स। एक पोइट कह रहा है, पोइट्री को डिफ़ाइन कर रहा है कि पोइट्री जो है फीलिंग्स की स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो है। तो कहा गया कि इसका तो कोई भी कह सकता है, एनीबडी कैन डू दिस और कैन क्लेम दिस दैट इट वाज माय स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ इमोशन। लेकिन बात क्या है, मेन पॉइंट जो है डेफिनेशन के दूसरे हिस्से में है, वो ये है कि this spontaneous overflow of powerful feeling takes its origin from emotions recollected in tranquility। ये spontaneous overflow of emotions जो है उसका ताल्लुक tranquility यानी पीस के स्टेट में है जब आप उसको रिकलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। कहते हैं कि एग्जाम्पल आप ऐसे ले लें कि एक बंदा है, मतलब हम एक जगह पे खड़े हुए हैं, वी आर स्टैंडिंग और सिटिंग समवेयर। तो वहाँ पे खड़े होते हुए या बैठे हुए आपको अपने पास्ट का एक सीन आ जाता है, बिफोर 20 ईयर्स, बिफोर 10 ईयर्स, बिफोर 15 ईयर्स ना, और वो आपको इस तरह याद आ जाता है कि आप उसको ऐसे फील कर रहे हैं जैसे आप अभी उसको देख रहे हैं, हालांकि वो 20 ईयर्स अगो का होता है। And but you have the power to feel it and you remember it the way कि जैसे आपने उसको देखा। ठीक है, लेकिन आप क्या करते हैं कि आपने जिस तरह रियलिटी में उसको देखा था, आपके पास ये पावर है कि आप उसको वैसे ही लिख लें। ठीक है, आप उसको लिखना स्टार्ट कर देते हैं। जब 20 साल के अरसे में उससे पहले, मतलब जब आपने उस चीज़ को रियलिटी में देखा था तो वो कैसी थी, आप वो पास्ट से वो सोच कर, वो मेमोरी सोच कर आप लिखना स्टार्ट कर दें। सो इफ़ इन नॉर्मल और पीसफुल स्टेट यू कैन रिकलेक्ट दोज इमोशंस। आपने क्या किया कि आप पास्ट में गए, आपने उस चीज़ को 20 साल वाली चीज़ को दोबारा फील किया और वहाँ से आपने मेमोरीज़ कलेक्ट करना स्टार्ट कर दी। शर्त यह है कि आप एक जगह पे खामोशी से पीस के साथ बैठे हुए हैं, इसको ट्रैंक्विलिटी कहते हैं। फिर क्या किया आपने कि आपको 20 साल पहले का कोई सीन याद आ गया, बिल्कुल वैसे एग्जैक्टली जिस तरह आपने उसको देखा था। तो आप उस ट्रैंक्विलिटी की मतलब उसी स्टेट में रह के उन मेमोरीज़ को रिकलेक्ट करने की जो कोशिश करके उसको लिखते हैं, इसको बोलते हैं पोइट्री। तभी कहते हैं कि दी स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो, अचानक ओवरफ्लो पावरफुल इमोशंस की, जो कि आप ट्रैंक्विलिटी के स्टेट में रिकलेक्ट करते हैं अपने पास्ट से। ठीक है,
स्पॉन्टेनिटी और रिकलेक्शन जो हैं दे आर टू अपोजिट प्रोसेस। स्पॉन्टेनियस एक ऐसी चीज़ है जो अचानक मतलब जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती है, स्पॉन्टेनियस ऐसा प्रोसेस है। और रिकलेक्शन ऐसा प्रोसेस है जो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। क्यों? रिकलेक्शन के लिए आप पास्ट में जाते हैं ना, वो मेमोरीज़ कलेक्ट करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब आप यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप ये लेक्चर सुन रहे हैं और आपको 20 साल पहले की कोई चीज़ याद आ गई, ठीक है, और आप उसको सोच रहे हैं और आप उसको वैसे ही लिख देते हैं जिस तरह आपने उसको देखा था। तो उसके लिए तो आपको पास्ट में जाना पड़ेगा ना, पास्ट में जाना पड़ेगा। और अभी जो आप बैठे हुए हैं वो पीसफुल स्टेट है, बिल्कुल ट्रैंक्विलिटी, ठीक है। तो आपको उस पास्ट से उन मेमोरीज़ को कलेक्ट करना पड़ेगा ट्रैंक्विलिटी के स्टेट में रह के, और उसको लिखना पड़ेगा। दिस स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स इज कॉल्ड एज पोइट्री। फिर स्पॉन्टेनिटी और रिकलेक्शन के बारे में बात की गई कि ये दोनों तो बड़े ऑपोजिट प्रोसेस हैं। स्पॉन्टेनियस जो है वो सीधा फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है, जो चीज़ अचानक होती है तो वो सीधा बस वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाता है वो प्रोसेस। लेकिन रिकलेक्शन ऐसा प्रोसेस है जो कि रिवर्स डायरेक्शन में जाता है, आपको पास्ट में जाना पड़ता है उसके लिए। और जो स्पॉन्टेनियस है, इट इज़ रिलेटेड समथिंग रिलेटेड टू प्रेजेंट एंड रिकलेक्शन इज समथिंग रिलेटेड टू पास्ट, ठीक है। ये होगी पोइट्री की डेफिनेशन जो कि वो उसने की थी, वर्ड्सवर्थ ने, कि द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, इट टेक्स इट्स ओरिजिन फ्रॉम इमोशन रिकलेक्टेड इन ट्रैंक्विलिटी। सेम इस पोइटिक थ्योरी में वर्ड्सवर्थ ने पोइट को भी डिफ़ाइन किया था जिस तरह पोइट्री को डिफ़ाइन किया था। उन्होंने कहा कि ही इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन, a man, it is true, endued with more lively sensibility, more enthusiasm and tenderness, who has a greater knowledge of human nature and a more comprehensive soul than are supposed to be common among mankind, a man, ठीक है। तो यहाँ तक मैं इसकी डेफिनेशन ली है, मतलब यहाँ तक मेंशन है, तो उसको डिफ़ाइन, ये तकरीबन कुछ 8 हैं के 7 मेरिट्स हैं जो उसने पोइट को डिफ़ाइन करते वक्त ये कैरेक्टरिस्टिक लिए हैं कि पोइट जो है वो ऐसा ऐसा होगा। सो इस डेफिनेशन के मुताबिक अकॉर्डिंग टू वर्ड्सवर्थ, पोइट मस्ट हैव द फॉलोइंग merits. Number first is he is a man speaking to men. इसका मतलब ये कि poet is a common man who is talking to others and this ability is not present in everyone. मतलब ये कि जो पोइट होता है ये एक आम आदमी होता है जो कि सबसे बात कर रहा होता है, लेकिन ये खासियत हर आदमी में नहीं पाई जाती। लाइक आई कैन से दैट अ पोइट कैन अराइज फ्रॉम कॉमन मैन, ठीक है। तो इस पे कहते हैं कि पोइट इज़ अ कॉमन मैन बट एवरी कॉमन मैन इज़ नॉट अ पोइट, ठीक है। ये चीज़ जो ये पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं कि ही इज़ अ मैन स्पीकिंग टू मैन, ठीक है। पोइट एक आम आदमी होता है जिसके बारे में बात कर रहा होता है, लेकिन इसके साथ ये भी कहते हैं कि पोइट इज़ अ कॉमन मैन बट नॉट एवरी कॉमन मैन इज़ अ पोइट। लाइक जो पोइट होता है वो कॉमन मैन में से उठ के आ सकता है, लेकिन हर कॉमन मैन जो है वो पोइट नहीं होता। क्यों? क्योंकि पोइट्री करने के लिए सिर्फ कॉमन होना काफ़ी नहीं है, आप में बहुत सारे और भी मेरिट्स होने चाहिए। सो कमिंग टूवर्ड द सेकंड मेरिट जो कि वर्ड्सवर्थ ने किया है डिस्क्राइब के, एंड इट इज़ ट्रू एंड्यूड विद मोर लाइवली सेंसिबिलिटी। इसका मतलब ये कि पोइट विल बी अ मैन हु इज़ मोर सेंसिबल टूवर्ड्स लाइफ, ठीक है। अ कॉमन मैन विल नॉट बी एबल टू ऑब्जर्व लाइफ जस्ट लाइक एन आई ऑफ पोइट कैन ऑब्जर्व इट। मतलब ये कि जो सेकंड मेरिट वर्ड्सवर्थ ने बयान किया है कि वो जो है लाइफ की तरफ ज़्यादा सेंसिबल होगा पोइट एक आम आदमी से ज़्यादा। यानी एक आम आदमी की आँख और एक शायर की आँख में बहुत फ़र्क है। वो ऐसे कि एक आम आदमी की आँख जो नहीं देख सकती वो एक शायर की आँख देखती है, ठीक है। सो ये पॉइंट ये कहता है कि
a man who is more sensible towards life, or there is a difference between the eye of a common man and poet. थर्ड चीज़ डेफिनेशन के मुताबिक ये कि ही विल बी मोर जो यहाँ लिखा है ना कि मोर इंथोजियाज्म एंड टेंडरनेस, इसका मतलब ये कि पोइट में जो है वो पावरफुल फीलिंग्स, इंथोजियाज्म का मतलब क्या, इंथोजियाज्म मीन ज़ील, हैविंग मोर पावरफुल फीलिंग्स और क्रेज, ठीक है, और टेंडरनेस। तो द थर्ड मेरिट वर्ड्सवर्थ ने बयान किया है कि पोइट विल बी मोर इंथोजियास्टिक और हिज पोटेंशियल और पावरफुल फीलिंग्स टूवर्ड्स लाइफ विल बी स्ट्रॉन्गर देन अ कॉमन मैन, अ पोटेंशियल टू एनालाइज समथिंग एंड काइंड हार्टेड। मतलब ये कि जो कॉमन मैन है उसको किसी चीज़ को एनालाइज करने का जो पोटेंशियल है, जो पावर है, वो एक आम आदमी से ज़्यादा होगा, ठीक है। लाइफ टूवर्ड्स लाइफ जो इंथुजियाज्म होगा, टूवर्ड्स लाइफ जो फीलिंग्स होंगी वो भी कॉमन मैन से ज़्यादा होंगी, और टेंडरनेस मीन वो काइंड हार्टेड होगा। ये थर्ड मेरिट हुआ उसका, पोइट का। फोर्थ वो कहते हैं कि इज़ हैविंग अ ग्रेटर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर। डेफिनेशन में जो लिखा है कि हु हैज़ अ ग्रेटर नॉलेज ऑफ ह्यूमन नेचर, इसका मतलब पोइट ये कहता है कि कॉमन मैन से ज़्यादा होगी, एक आम आदमी से ज़्यादा होगी एक पोइट को मैन के नेचर के बारे में इंफॉर्मेशन। फोर्थ चीज़ ये कि ही विल बी हैविंग अ कॉम्प्रिहेंसिव सोल। These all are the qualities which makes a poet God gifted personality and full of abilities, and all of these qualities are not found in common men but only in poet। और आखिर में कि he is supposed to be the common among mankind, ठीक है, and he should be among the commons। तो ये कितने पैरामीटर्स हो गए वर्ड्सवर्थ की डेफिनेशन के मुताबिक एक पोइट क्या होगा। ही विल बी अ मैन स्पीकिंग टू मैन, ही विल बी मोर सेंसिबल टूवर्ड्स लाइफ, he will be more enthusiastic, he will be more like kind hearted, he will be having more greater knowledge of human nature, he will be having a comprehensive soul, and he will be common around mankind। इनमें से एक भी क्वालिटी जो है, मतलब कॉमन मैन जो होंगे ना, ये सारी 8 क्वालिटीज़ जो कि एक पोइट में एक साथ होती हैं, कॉमन मैन में उनमें से एक होगी या 2 होंगी, लेकिन पोइट जो है ना उसमें ये सारी जो है वो एक साथ होंगी। आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टुडे। आज हमने वर्ड्सवर्थ की थ्योरी, पोइट्री के बारे में और पोइटिक डिक्शन के बारे में डिस्कस की। कल जब हम क्लास लेंगे तो डिस्कस करेंगे कि वर्ड्सवर्थ की थ्योरी पे क्रिटिसाइज़ क्या क्या किसने किया, ठीक है। कॉलरिज ने सबसे पहले वर्ड्सवर्थ की इस थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया, जो कि हम कल पढ़ेंगे कि उसने वर्ड्सवर्थ की थ्योरी को के कौन कौन से पॉइंट्स को क्रिटिसाइज़ किया और क्या क्या कह के, ठीक है। सो दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, सी यू टुमारो।